जी नमस्कार, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है प्रपूर्णता क्लासेस की एक और नई कक्षा में। आज की इस कक्षा में हम आगे बढ़ रहे हैं मूल्यांकन को ही। तो हमारा मुद्दा ये रहने वाला है सतत और आपके जो व्यापक मूल्यांकन है इसके बारे में देखते हैं कि सतत और व्यापक मूल्यांकन क्या होता है। लोगो है इसका, ध्येय वाक्य देखे, नो एज यू ग्रो। सतत का तात्पर्य देखें तो सतत शब्द का तात्पर्य है इस बात पर बल देने से है कि बच्चे की वृद्धि और विकास के लिए आपके विकास के ज्ञान पहलुओं का मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया न की घटना। तो सतत प्रक्रियाएं क्या है, कंटिन्यूसली चलती रहनी चाहिए। मूल्यांकन प्रक्रिया संपूर्ण शिक्षण प्रक्रिया के दौरान निर्मित होती हैं तथा संपूर्ण से आपके शैक्षणिक सत्र तक चलती हैं। अर्थात CCE सतत का तात्पर्य है लगातार एवं बार बार में है। सतत मूल्यांकन का आशय सीखने की जो प्रक्रिया के अंतर्गत निरंतर अवलोकन और आवश्यकता अनुसार फीडबैक और मार्गदर्शन प्रदान करने से है। सतत पहलू यानी कि आपके कंटिन्यूअस एस्पेक्ट के बारे में बात करें तो निरंतर यानी कि कंटिन्यूशनल और आवधिक यानी कि आपके पीरियडिकली होता है एक। और निरंतर में देखें तो शिक्षा के आरंभ में आकलन, स्थानापन्न या प्लेसमेंट या सत्र की, शिक्षण प्रक्रिया के दौरान आकलन यानी कि रचनात्मक फॉर्मेटिव, योगात्मक यानी कि आपके समेटिव या मूल्यांकन बहु आपके तकनीकी का उपयोग करके अनौपचारिक रूप से आपके किया जाता है। वहीं आपके आवधिक ये कार्य निष्पादन का मूल्यांकन यूनिट समाप्ति पर किया जाता है और ये औपचारिक रूप से आपके क्या है किया जाता है। तो अवधि क्या है, औपचारिक रूप से आपके होता है और कार्य निष्पादन का मूल्यांकन यूनिट समाप्ति पर किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान तथा शिक्षण प्रक्रिया की समाप्ति के पश्चात खराब निष्पादन के कारणों का पता लगाने के लिए आपकी जो नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है। शिक्षण प्रक्रिया के दौरान और शिक्षण प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात खराब जो निष्पादन है इसके कारणों का पता लगाने के लिए आपके नैदानिक मूल्यांकन किया जाता है ताकि आवश्यक सुधारात्मक उपाय किए जा सके। CCE में व्यापक का तात्पर्य देखें तो निरंतर व आवधिक रूप से विद्यार्थी के संवृद्धि व विकास के शैक्षणिक जो पक्ष हैं के साथ सह शैक्षिक क्षेत्रों में भी आपकी क्या है शामिल करना। तो व्यापकता का अर्थ यही होता है कि जो निरंतर और आवधिक रूप से विद्यार्थियों की संवृद्धि और विकास के शैक्षिक पक्ष के साथ साथ में क्या है सह शैक्षिक जो पक्ष हैं उनको भी क्षेत्रों को शामिल करना है। इसमें मूल्यांकन की विभिन्न तकनीकें हैं। साधन देखें तो परीक्षण और गैर परीक्षण दोनों का उपयोग अधिगम के विभिन्न क्षेत्रों में जैसे ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन, सर्जन, आकलन करने के लिए किया जाता है। व्यापक वैल्यू कॉम्प्रहेंसिव एस्पेक्ट, तो इसमें शैक्षिक और सह शैक्षिक दो होंगे। शैक्षिक में आपके पाठ्यक्रम के क्षेत्र और विषय वस्तु क्षेत्र, ज्ञान, समझ, अनुप्रयोग, विश्लेषण, मूल्यांकन व सर्जन आदि के उद्देश्यों का मूल्यांकन। वहीं आपके सह शैक्षिक में कार्य शिक्षा, दृश्य एवं प्रदर्शन कला, जीवन कौशल और अभिवर्ती मूल्य के साथ साथ में इस तरफ से आपकी पाठ्यक्रम गतिविधियां, स्वास्थ्य और शारीरिक शिक्षा कार्यकलाप ये इसमें शामिल होने वाली है। शैक्षिक क्षेत्र का आकलन बहुविधि तकनीकों के इस्तेमाल से अनौपचारिक व औपचारिक रूपों से किया जा सकता है। CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव आपके इवोल्यूशन में देखें तो मूलतः व्यापकता का आशय इस प्रकार से रहने वाला है। विषयों में व्यापकता से अर्थ है हिंदी, गणित, पर्यावरण, अंग्रेजी, कला, संगीत, स्वास्थ्य, रुचि, सामाजिक सरोकार, आत्मविश्वास, सहभागिता, नेतृत्व व पहल क्षमता, संवेदनशीलता आदि में शामिल है। अवसरों की व्यापकता का अर्थ है बच्चों का आकलन मूल्यांकन तब हो जब भी बच्चे उपलब्ध हो, अर्थात बच्चे को मूल्यांकन पर्याप्त अवसर मिलने चाहिए। तरीकों की व्यापकता से अर्थ है केवल शिक्षक आधारित न होकर बच्चों के स्वयं के बारे में राय, समूह की राय, साथी शिक्षकों की राय, अभिभावकों की राय आदि पर आधारित होने चाहिए। दायरे की व्यापकता से अर्थ है बच्चों के कक्ष की प्रक्रियाओं के मूल्यांकन के साथ कक्षा से बाहर की व्यवहार प्रतिक्रिया का भी व्यवहार आपका मूल्यांकन होना चाहिए। फिफ्थ, उपकरणों की व्यापकता से अर्थ है कि मूल्यांकन के लिए अधिकाधिक आपके उपकरणों का इस्तेमाल किया जाए। अवलोकन, शिक्षण अनुभव, डायरी, पोर्टफोलियो एंड आप में संलग्न वर्कशीट जिन पर गुणात्मक टिप्पणियां अंकित हैं, कक्षा कार्य, प्रोजेक्ट वर्क्स, रचनात्मक एवं योगात्मक आकलन की टिप्पणियां आदि आपके सम्मिलित होनी चाहिए। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के क्या उद्देश्य हैं?
व्यवहार के सभी पक्ष ज्ञानात्मक, भावनात्मक और क्रियात्मक का विकास करना है। चिंतन प्रक्रिया पर जोर देना, रटने पर बल को कम करना, इसका प्रमुख रूप से उद्देश्य रहने वाला। मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना, तो मूल्यांकन है, इस मूल्यांकन को शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अभिन्न अंग बनाना है। मूल्यांकन का उपयोग विद्यार्थी का नियमित निदान व उसके उपचारात्मक अनुदेश का आधार विद्यार्थियों की उपलब्धियों और शिक्षण अधिगम रणनीति में सुधार के लिए करना है। वांछित स्तर पर आपके निष्पादन परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए मूल्यांकन का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण साधन के रूप में करना चाहिए, ठीक है ना। ये उद्देश्य है इसका कि वांछित स्तर पर का निष्पादन है, परफॉर्मेंस बनाए रखने के लिए क्या मूल्यांकन का उपयोग गुणवत्ता नियंत्रण साधन के रूप में करना। शिक्षण व शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में विद्यार्थी को केंद्रित बनाना इसका उद्देश्य रहने वाला है। इसकी आवश्यकता और महत्व के बारे में बात करें तो ये अध्यापक को प्रभावकारी शिक्षण रणनीति अपनाने में सहायता करता है। साथ ही में इस बात की नियमित रूप से आंकड़े में सहायता है कि विद्यार्थी ने प्रगति कितनी की है और किस सीमा तक करी है, इसका भी महत्वपूर्ण आपके ध्यान व्यापक और आपके सतत जो मूल्यांकन है इसके महत्व देखने को मिलता है कि नियमित रूप से आंकड़े में सहायता मिलती है और विद्यार्थी की प्रगति कितनी हुई, किस सीमा तक हुई। छात्र की कमजोरियों का निदान कर अध्यापक को अलग अलग विद्यार्थियों की शक्ति, कमजोरियां, आवश्यकता को पता लगाने में सहायता मिलती है, जिससे अध्यापक क्या है तुरंत फीडबैक मिलता है और ये पहचान पाता है कि कोई विशेष यूनिट अथवा कॉन्सेप्ट है, पूरी कक्षा को फिर से पढ़ाने की जरूरत है या कुछ विद्यार्थियों को, इसकी निर्धारण करने का भी आपके इससे मिलता है हेल्प, महत्व में इसका पता चलता है। बच्चा अपने शक्ति और कमजोरियों को पहचान पाता है, बच्चों को अध्ययन की इच्छा, आदतें विकसित करने और गलतियों को सुधारने की अभिप्रेरित करता है। बच्चों को अपनी शक्ति है, कमजोरियों का पता आपके पहचान पाता है और बच्चों में अध्ययन की इच्छा, आदतें विकसित करने, गलतियों को सुधारने के लिए भी प्रेरित करता है। यह अभिवृत्ति और मूल्यांकन प्रवृत्तियों में होने वाले परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक है। जो अभिवृत्ति है, मूल्य आपकी प्रणालियों में होने वाले जो परिवर्तन है, इन परिवर्तनों का पता लगाने में सहायक है। यह विषयों, पाठ्यक्रमों, करियर के चुनाव, भविष्य के फैसले करने में सहायक है। यह शिक्षार्थी की भावी सफलता के लिए पूर्व अनुमान लगाने में भी सहायक है। सतत और व्यापक मूल्यांकन की विशेषताएं देखें तो विद्यार्थी के व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन करना, जिसमें उसके शैक्षिक पक्ष के साथ सह शैक्षिक पक्ष का भी मूल्यांकन भी शामिल होता है। व्यक्तित्व के समग्र विकास का मूल्यांकन होता है इसमें। यह विद्यालय में शिक्षण अधिगम के साथ चलने वाली एक सतत प्रक्रिया है, इसलिए यह मूल रूप से आपके क्या विद्यालय आधारित मूल्यांकन है। तीसरी बात, इसमें शिक्षक मूल्यांकन के बहुत उपकरणों और विधियों का उपयोग करते हैं। चौथी, CCE कंटिन्यूअस कॉम्प्रहेंसिव इवैल्यूएशन का सतत पहलू केवल हमारी मापन प्रक्रिया की वैधता को ही सुनिश्चित नहीं करता, अभी तो हमें यह पहचान करने में योग्यता बनाता है कि विद्यार्थियों का संकल्पनात्मक विकास कैसा हो रहा है, यानी कि गुणवत्तापूर्वक मूल्यांकन करने में सहायक है। CCE का अर्थ थोड़े अंतराल में बार बार परीक्षण या परीक्षाएं लेना नहीं है। इसके विपरीत इसमें अधिगम के आकलन के लिए प्रतिदिन की क्रियाकलापों और अभ्यासों को प्रभावी रूप से क्या है उपयोग किया जाता है। ये नहीं है कि बार बार इसके परीक्षण या परीक्षा लिया जाए, इसका ये विपरीत, इसमें अधिगम के आकलन के लिए प्रतिदिन जो क्रियाकलाप हैं और अभ्यासों का जो प्रभावी रूप से क्या है यूज करना है। विद्यार्थियों की कमजोरियों को पता लगाकर उसका निदान करना, अर्थात निदानात्मक परीक्षण कर उपचारात्मक शिक्षण करना। CCE की सीमाएं और कुछ चुनौतियां भी देखने को मिलती हैं। एक प्रशिक्षित शिक्षक के द्वारा CCE न दिए जाने पर वर्ष भर विद्यार्थियों पर आपकी परीक्षा का भय और पढ़ाई का दबाव रहता है। अगर प्रशिक्षित शिक्षक नहीं है तो CCE का वो सही इस्तेमाल नहीं करेगा और बच्चों को इस पर प्रेशर पड़ेगा। छात्र शिक्षक अनुपात सही नहीं होने पर शिक्षकों पर कार्य का बोझ पड़ने से CCE का व्यवस्थित संचालन संभव नहीं हो पाएगा। CCE के दौरान आंतरिक मूल्यांकन में पक्षपात और पूर्वाग्रह की वजह से परिणामों की निष्पक्षता कम आती है, ये हमें अमूमन देखा जाता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के देश भर में लागू करने का ऐतिहासिक क्रम किस प्रकार से रहा है। कॉम्प्रेसिव कंटिन्यूअस इवैल्यूएशन का किस प्रकार से पूरे देश भर में लागू हुआ, इसके ऐतिहासिक क्रम को समझे। CBSE के द्वारा सतत व्यापक मूल्यांकन का क्रियान्वयन विभिन्न कक्षाओं के विभिन्न वर्षों में किया गया, जो इस प्रकार से रहने वाला है। कक्षा 1 से लेकर 5 तक प्राथमिक स्तर पर 2004 से लेकर 2004-5 में स्टार्ट किया गया कक्षा 5 तक, तो ये 5, ठीक है, 4-5। कक्षा 6 से लेकर 8 तक उच्च प्राथमिक में अगले साल 2006 और 7, ठीक है। फिर कक्षा 9 से तो 2009 से, ये कक्षा 6, ये कक्षा 9 और ये 5 वाला यहाँ से कक्षा 1 से लेकर 5 तक। कक्षा 10 में 2010-11,
बहुत मैच कर रहा है सारी चीज़ें। 2017-18 में CBSE के द्वारा 6-2 आपके 9th में आकलन की एक रूप प्रणाली को अपनाया गया और कक्षा 10 के लिए संशोधित आकलन प्रणाली अपनाई गई। कब? 2017-18 में। कक्षा 9 में आकलन या मूल्यांकन प्रणाली। कक्षा 10 में शैक्षिक क्षेत्र में 9 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली के उपयोग में ली जाती हैं, जो आपके निम्न अनुसार है। कक्षा 10 में कौन कौन से देखिएगा 9 ग्रेडिंग बिंदु: A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2 एंड E। ए है टॉप आपके 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स एंड A2 नेक्स्ट 1/8 ऑफ द पास्ट कैंडिडेट्स, B1, B2, C1, C2, D1, D2 ऑल्सो रिपीट द सेम सिचुएशंस। बट ई आता है तो आपके एसेशनल रिपीट आता है, यानी कि आप फेल होने की, रिपीट करने की श्रेणी में आ जाते हो। वर्ष 2026 में कक्षा 10 में 2 बोर्ड परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसकी शर्तें कुछ इस प्रकार से रहने वाली हैं। प्रथम बोर्ड परीक्षा में अनिवार्यता आपकी उपस्थित होनी चाहिए, अगर पहले में शामिल है तो भी दे पाएगा। दूसरी, सभी पास अभ्यर्थियों की विज्ञान, गणित, सामाजिक विज्ञान और भाषाओं में से कोई 3 विषयों में प्रदर्शन सुधार का अवसर मिलेगा। कोई भी 3 भाषा है, चाहे विज्ञान है, चाहे गणित है, चाहे सामाजिक विज्ञान है, कोई भी हो गए, ठीक है। 3 विषयों में प्रदर्शन सुधारने का अवसर मिलेगा। यदि प्रथम परीक्षा में किसी विद्यार्थी के कंपार्टमेंट सप्लीमेंट्री आती हैं तो भी वह सुधार परीक्षा में बैठने के योग्य होगा। कक्षा 6 से 8 तक शैक्षिक आपके क्षेत्र में 3 बिंदु ग्रेडिंग प्रणाली है। ए है आउटस्टैंडिंग, बी है वेरी गुड एंड सी है फेयर, उपयोग में ली जाती हैं। और जबकि कक्षा 9 और 10 में 5 बिंदु हैं, तो 6 से 8 तक आपके आउटस्टैंडिंग, वेरी गुड एंड फेयर। बट 9th एंड 10th में 5 आपके पॉइंट्स ग्रेडिंग प्रणाली होती हैं। ए होता है आपके एक्सप्लेनरी, बी होता है प्रोफिशेंट, सी होता है डेवलपिंग, डी होता है इमर्जिंग एंड ई होता है बिगिनर। बिगिनर, इमर्जिंग, डेवलपिंग, प्रोफिशिएंट एंड एक्सप्लेनरी। एग्जाम्पलरी, ठीक है ना, एक्सप्लेनरी एग्जाम्पलरी। ग्रेड प्रणाली क्या है? देखो, ग्रेड शब्द लैटिन भाषा के शब्द हैं, ग्रेसस से बना है। लैटिन भाषा है और शब्द हैं ग्रेसस। जिसका अर्थ होता है कदम होता है। शैक्षणिक मापन में विद्यार्थियों की उपलब्धि का स्तर संप्रेषित करने के लिए प्रतीकों के समूह का उपयोग किया जाता है। ग्रेडिंग के प्रकार: प्रत्यक्ष ग्रेडिंग, अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग और चलो प्रत्यक्ष ग्रेडिंग। देखो, प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में किसी व्यक्ति द्वारा प्रदर्शित निष्पादन को गुणात्मक पदों में आंकलित किया जाता है, सीधा अक्षर ग्रेडों के रूप में व्यक्त किया जाता है। और प्रत्यक्ष ग्रेडिंग का लाभ यह होता है कि अंतर परीक्षण परिवर्तनशीलता, इंटर एग्जामिनर वर्बेलिटी न्यूनतम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष ग्रेडिंग की तुलना में इसे उपयोग करना सरल है, परंतु प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में पारदर्शिता की क्या होती है, कमी हो जाती है। तो प्रत्यक्ष जो ग्रेडिंग होती है, डायरेक्ट ग्रेडिंग होती है, किसी व्यक्ति के द्वारा जो प्रदर्शित निष्पादन है उसको गुणात्मक पदों में आंकलित किया जाता है, सीधा अक्षर ग्रेडों के रूप में, जो अक्षर ग्रेड है उनके रूप में व्यक्त किया जाता है। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग का लाभ यह है कि अंतर परीक्षक परिवर्तनशीलता न्यूनतम हो जाती है, ठीक है। जो एग्जामिनर अवेलेबिलिटी होती है इंटर वाली, ये आपकी क्या होती है, न्यूनतम हो जाती है। इसके अतिरिक्त अप्रत्यक्ष आपकी ग्रेडिंग की तुलना में इसे उपयोग करना सरल होता है, परंतु प्रत्यक्ष ग्रेडिंग में पारदर्शिता की थोड़ी कमी रहती है। प्रत्यक्ष ग्रेडिंग है, इस विधि में परीक्षार्थी के निष्पादन का आकलन पहले अंकों में किया जाता है, बाद में इन्हें विभिन्न विधियों से अक्षर ग्रेड में आपकी परिवर्तित कर दिया जाता है। यह रूपांतरण निरपेक्ष ग्रेडिंग या और सापेक्ष ग्रेडिंग दोनों रूपों में किया जा सकता है। निरपेक्ष ग्रेडिंग वो होती है जो पूर्व निर्धारित मानदंड पर आपके आधारित होती है, जो क्या है, विद्यार्थी को निष्पादन के आकलन के लिए एक संदर्भ बिंदु बन जाता है। किसी विषय में अंकों के विवरण का ध्यान दिए बिना अंकों को सीधे ग्रेडों में बदल दिया जाता है। विभिन्न वर्गों में रखे गए विद्यार्थियों को संख्या एक विषय से दूसरे विषय में एक वर्ष से दूसरे वर्ष की भिन्न होगी, जिसकी तुलना आपस में तुलना नहीं की जा सकती। इसे मानदंड संदर्भित ग्रेडिंग कहते हैं।
ठीक है। और सापेक्ष ग्रेडिंग देखें। सापेक्ष ग्रेडिंग सामान्यतः सार्वजनिक परीक्षा में उपयोग में लाई जाती है। इस पद्धति में विद्यार्थियों का ग्रेड केवल उसके अपने निष्पादन से नहीं बल्कि समूह के निष्पादन से तय किया जाता है। इस प्रकार की ग्रेडिंग प्रचलित रूप से वक्र पर ग्रेडिंग के नाम से जानी जाती है। वक्र का अर्थ है सामान्य विवरण वक्र अथवा इसके सममितीय आपके जो रूपांतरण होता है उसे। इस विधि में पहले से निर्धारित कर लिया जाता है कि लगभग कितने प्रतिशत विद्यार्थी किसी विशिष्ट समूह के संदर्भ में किसी एक ग्रेड में आएंगे और सीबीएसई कक्षा 10 के विद्यार्थियों की 8 भागों में क्या है विभाजित कर सापेक्ष ग्रेडिंग प्रदान करता है। तो इसमें पहले से निर्धारित होते हैं कितनी संख्या में आएंगे सापेक्ष में। निरपेक्ष में बच्चे के खुद पे डिपेंड करता है कि उन्होंने मानदंड जो संदर्भित ग्रेडिंग होती है उस प्रणाली पर वो काम करती है निरपेक्ष। राजस्थान में अलवर ग्रामीण के 40 विद्यालयों तथा जयपुर के 20 विद्यालयों में 5 मई 2010 में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में प्रारंभिक शिक्षा में सतत और व्यापक मूल्यांकन की प्रणाली को चरणबद्ध रूप से आपकी क्या तरीके से लागू किया गया। राजस्थान में 2015-16 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए सघन कार्यक्रम चलाया गया। इसके लिए राज्य की माध्यमिक शिक्षा परिषद यूनिसेफ, राज्य की माध्यमिक परीक्षा यूनिसेफ, बोर्ड शिक्षा समिति, SIUT उदयपुर, निदेशालय माध्यमिक शिक्षा आपके बीकानेर, बीकानेर के मध्य स्टेट इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन SIQE के नाम से अप्रैल 2015 में MOU हुआ। 2015-16 SIQE इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन समन्वित कार्यक्रम है। वर्तमान में राजस्थान में कक्षा के एक सत्र में 3 टर्म में आकलन होता है। प्रत्येक आपके टर्म में कक्षीय प्रक्रिया के दौरान रचनात्मक आकलन तथा शिक्षण की सतत प्रक्रिया चलती है। अंत में योगात्मक आकलन होता है और इस प्रकार राजस्थान विद्यालय में वर्तमान में S1, S2 और SA1, SA2, SA3 कुल 3 योगात्मक आकलन होते हैं। राज्य के सभी विद्यालयों की प्राथमिक कक्षाओं में CCE को SIQE के रूप में आपको पूर्णतः लागू कर दिया गया है, इनिशिएटिव फॉर क्वालिटी एजुकेशन के रूप में। ठीक है। भारत में शिक्षण में सतत और समग्र मूल्यांकन, भाषा शिक्षण में सतत एवं समग्र मूल्यांकन होता है, उसके बारे में। भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन में अकादमिक एवं सह अकादमिक पहलुओं के संबंध में अपेक्षाओं को व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्त करने से ये समझने में आसानी होगी कि किन पक्षों का मूल्यांकन किया जाए। तो भाषा शिक्षण के संदर्भ में सतत और व्यापक मूल्यांकन के अकादमिक और सह अकादमिक पहलुओं से संबंध अपेक्षाओं के क्या है व्यवहारिक उद्देश्यों के रूप में व्यक्त करने से समझने में आसानी होगी किन पक्षों का मूल्यांकन किया जाएगा। अकादमिक पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के उदाहरण देखें तो पाठ पढ़ाने के बाद विद्यार्थी को शब्दों में के अर्थ को बता पाएंगे। क्या जो विद्यार्थी पठित पद्यांश है उसका अर्थ समझ नहीं सकेंगे, गद्यांश का अर्थ समझ सकेंगे, संज्ञा का अर्थ और भेद बताकर उदाहरण दे सकेंगे, दी गई स्थिति पर गद्य और पद्य की रचना कर सकेंगे, मानक वर्तनी के अनुसार लिख सकेंगे। ये सारे अकादमिक पक्ष अर्थात संज्ञानात्मक पक्ष के उदाहरण रहने वाले हैं। विद्यार्थी पाठ पर आधारित प्रश्नों के उत्तर दे सकेंगे, विद्यार्थी कहानी की घटनाओं को सही क्रम में आपके लगा सकेंगे, बता सकेंगे, विद्यार्थी मुहावरों का उपयोग करते हुए दिए गए आपके अपनी इच्छाओं के विषय पर अनुच्छेद लिख सकेंगे, विद्यार्थी दिए गए विषयों पर जानकारी एकत्रित प्रस्तुत कर सकेंगे। अकादमिक पहलुओं के आकलन है तो आपके इन तरीकों का उपयोग किया जा सकता है। कौन कौन से आप सर्वे कर सकते हैं, परियोजनाओं का कार्य करा सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं, प्रश्न पूछ सकते हैं, परीक्षण करा सकते हैं, अवलोकन सारणी तैयार कर सकते हैं। इन सभी से आप डिसाइड कर सकते हैं। भाषा शिक्षण में सह अकादमिक पक्ष हैं, उनके उदाहरण देखें तो विद्यार्थी भाषा में सृजनात्मक विद्यार्थी भाषा के सृजनात्मक उपयोग के प्रति जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। ठीक है, जो सृजनात्मक उपयोग है उसके प्रति जिज्ञासा प्रकट कर सकते हैं। निजी अनुभवों को द्वितीयक अनुभवों के संदर्भ में समझने के प्रति रुचि रखते हैं। भाषाई विविधता के प्रति संवेदनशीलता है। पुस्तकालय में आपके चुनकर अच्छी किताबें पढ़ते हैं। सहपाठियों के विचारों को धैर्यपूर्वक करके वो सुनते हैं।
मजबूत तर्क आपके विद्यार्थी हैं, सृजनात्मक अभिव्यक्ति की प्रशंसा करते हैं कि नहीं करते हैं। ये आपके क्या है अकादमिक पक्षों के उदाहरण हैं भाषा शिक्षण के संदर्भ में। अब हम देखेंगे कि उत्तम परीक्षण के क्या गुण होने चाहिए। सबसे पहले हम तकनीकी कसौटी देखेंगे, टेक्निकल आपके क्राइटेरिया देखेंगे। उत्तम परीक्षण के गुण में सबसे पहले टेक्निकली अपने क्राइटेरिया देखते हैं, तो उसमें सबसे पहले वैधता आती है। देखो, वैधता वो होती है परीक्षण की सत्यता या शुद्धता से, एक्यूरेसी ऑफ द टेस्ट से है। एक परीक्षण जिस उद्देश्य या गुण के मापन के लिए निर्मित किया जाता है, यदि उसी उद्देश्य या गुण का मापन करे तो ये परीक्षण क्या है, आपके वैध है। ठीक है, यह किसी भी परीक्षण का आवश्यक गुण होता है कि प्रत्येक परीक्षण में अपने कुछ उद्देश्य होते हैं और ये किसी उद्देश्य विशिष्ट उद्देश्य की पूर्ति के लिए बनाए जाते हैं, और वह किसी उद्देश्य के लिए क्या होता है, वैध होता है। तो वैध वही है जो उद्देश्य बनाए गए थे, उन्हीं उद्देश्यों को अगर वो पूरा कर रहा है, उन गुण का मापन करे, तो ये आपकी क्या है, परीक्षण होगा वैध। दूसरी देखो, इससे पहले क्या कह रहे हैं थॉर्नडाइक, कोई भी मापन उस सीमा तक वैध है जिस सीमा तक उस कार्य के लिए किसी सफल मापन से सहसंबंध है, जिसके संबंध में पूर्व कथन करने के लिए उसके निर्माण किया गया है। परीक्षण की वैधता प्राय दो विधियों से जांची जा सकती है, एक तार्किक वैधता, एक है आपके अनुभविक अथवा सांख्यिक वैधता। किंतु वैधता के कई कारक है जो प्रभावित करते हैं, जैसे कि ज्ञान के विशिष्ट क्षेत्र से परीक्षार्थी की दक्षता, उसका सांस्कृतिक वातावरण और उसकी अनुक्रिया का एक निर्धारित आपके तरीका। इसलिए परीक्षण की वैधता जांचते समय इन कारकों को ध्यान में रखना चाहिए। दूसरी है रिलायबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता। तो एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय होना आवश्यक है। जब किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थिति में विभिन्न अवसरों पर एक समान बने रहे, तो उस परीक्षण को विश्वसनीय आपके माना जाता है। इसके लिए परीक्षण के नमूने, सैंपल की पर्याप्तता तथा अपने अंक देने की वस्तुनिष्ठता होनी चाहिए। तो विश्वसनीयता वही है कि एक अच्छा परीक्षण विश्वसनीय तभी होगा जब किसी परीक्षा के परिणाम समान परिस्थितियों में विभिन्न अवसरों पर क्या है, समान आए। ठीक है, विश्वसनीय इक्वल टू आपके नमूने की पर्यायता और वस्तुनिष्ठता दोनों जुड़ी होगी, तभी वो होगा विश्वसनीय। नमूने की पर्यायता और वस्तुनिष्ठता यानी कि वही समानता की बात है बराबर। किसी भी परीक्षण के विश्वसनीय होने के लिए आवश्यक है कि एक बालक को एक ही परीक्षण को बार बार दिए जाने पर एक समान अंक आए। समझ गए? यदि वह अलग अलग परीक्षक के द्वारा जांचा जाए या एक ही परीक्षक द्वारा अलग अलग समयों में जांचा जाए, अर्थात विश्वसनीयता से तात्पर्य है प्राप्तकों की बारंबारता, कंसिस्टेंसी इन स्कोर। उदाहरण जैसे रमेश का एक टेस्ट लिया गया जिसमें 80 अंक आए, 10 दिन बाद उसी विषय वस्तु पर टेस्ट दोबारा लेने पर 80 अंक आते हैं, तो ये परीक्षण क्या है, विश्वसनीयता। रिजलैंड के अनुसार विश्वसनीयता आपके उस विश्वास को प्रकट करती है जो एक परीक्षा में स्थापित की जा सकती है। वही एनी आपके एनास्तासी है, ये विश्वसनीयता जो प्राप्तांक है कि उस संगति की ओर इंगित करती है जो एक ही व्यक्ति के विभिन्न अवसरों पर उसी परीक्षण से मापने पर आपके प्राप्त होती है। ओके, डन। तीसरी बात, विश्वसनीयता देखी कि समान आ रहे हैं अंक, चाहे आज टेस्ट लिया जा रहा है, 10 दिन टेस्ट बाद में लिया जा रहा है, ठीक है, उसी टॉपिक पे, ओके, विश्वसनीयता हो गई। वह वैधता हो गई कि भाई जिस उद्देश्य के लिए आपको स्थापित किया गया है उसी उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो ये वैध है। तीसरी, वस्तुनिष्ठता यानी कि ऑब्जेक्टिविटी। देखो, किसी भी परीक्षण का वस्तुनिष्ठ होना अत्यंत आवश्यक है। क्यों भाई? इसका प्रभाव विश्वसनीयता और वैधता दोनों पर ही पड़ता है, क्योंकि जो परीक्षण वस्तुनिष्ठ नहीं होता वह वैध और विश्वसनीय भी नहीं होगा। इसका अर्थ ये है, कोई भी परीक्षा वस्तुनिष्ठ तब होती है जब उसके प्रश्नों की व्याख्या या जिनके अर्थ अलग अलग तरह से नहीं किए जा सकते, जिनके उत्तर बिल्कुल सही या बिल्कुल गलत होंगे, ये आपकी वस्तुनिष्ठता होगी। वस्तुनिष्ठता दो प्रकार की होगी, एक प्रश्नों की और दूसरी है अंकों की। प्रश्नों की देखो तो इसका अर्थ है प्रश्नों की भाषा सरल हो, स्पष्ट होनी चाहिए ताकि प्रत्येक विद्यार्थी उसका एक जैसा अर्थ निकाल सके और उत्तरों की व्याख्या सही ढंग से करने में सक्षम हो। शायद हमेशा कभी कभी आदि जैसे शब्द हैं, ये संभवतः आपको बचना चाहिए। यह प्रश्नों
की आपकी जो वस्तुनिष्ठता होती है, ऑब्जेक्टिव टाइप आइटम्स होती है, उस पर क्या है गिरावट करने की कोशिश करती है। वहीं अगर हम बात करें अंकन की वस्तुनिष्ठता की ऑब्जेक्टिव टाइप स्कोरिंग में, इसका तात्पर्य होता है परीक्षण का व्यक्तिगत आपके निर्णय अंकों को प्रभावित नहीं करना चाहिए। आप किसी स्टूडेंट को पसंद कर रहे हैं, किसी को ना पसंद कर रहे हैं, तो आप उसकी कॉपी नहीं देकर आप उस स्टूडेंट को देकर अगर कर रहे हैं तो इसकी आपकी जो वस्तुनिष्ठता है ये गिरती है। अर्थात वस्तुनिष्ठता से तात्पर्य है प्राप्तकों की एक रूपता, यूनिफॉर्मिटी ऑफ स्कोर। उदाहरण, रमेश के किसी एक परीक्षण की उत्तर पुस्तिका किसी एक परीक्षक के द्वारा जांचने पर 60 अंक प्राप्त होते हैं और उसी उत्तर पुस्तिका को अन्य परीक्षक के द्वारा जांचने पर भी 60 अंक प्राप्त होते हैं, तो ये अंकन की क्या वस्तुनिष्ठता है। एक जांचे 80 आ जाए, एक जांचे 40 आ जाए, तो किस प्रकार की वस्तुनिष्ठता, तो क्या है वैधता और विश्वसनीयता दोनों पर चोट पहुंचती है अगर क्या होती है वस्तुनिष्ठता इधर उधर होती है। 4 है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस है, ये होती है कि उत्तम परीक्षण में व्यापकता होनी जरूरी है। व्यापक परीक्षण में पाठ्यक्रम में अधिकाधिक जो तथ्य होते हैं वो समाविष्ट होते हैं और वस्तुनिष्ठ परीक्षा की व्यापकता का निबंधात्मक परीक्षण। आप पढ़े 100 अंक का सिलेबस और आ जाए 20% का ही होता है, उसी में से सारा सिलेबस आ जाए, तो उसकी आपकी व्यापकता नहीं होती, कॉम्प्रिहेंसिवनेस नहीं होता है। 5th विभेदकारिता। विभेदीकरण से आपको तात्पर्य होगा परीक्षण का वह गुण है जिसके द्वारा परीक्षक पढ़ने में तेज, सामान्य और पिछड़े हुए जो विद्यार्थी हैं इनके बीच में क्या करे, आपके भेद कर सके। इसके द्वारा यह जाना जा सके कि पूरे परीक्षण प्राप्तांकों के आधार पर अधिक अंक और कम अंक पाने वाले विद्यार्थियों को पृथक करने में जो आपके प्रत्येक प्रश्न का योगदान है और एक अच्छे परीक्षण के उसका विभेदकारी होना अति आवश्यक है। अर्थात परीक्षण कठिनाइयों के स्तर को ध्यान में रखकर बनाया जाना चाहिए। इसमें सरल, मध्य और जटिल सभी प्रश्नों का सामंजस्य को ताकि विभेदीकरण किया जा सके। 6th स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण। एक अच्छा परीक्षण मानकीकृत होना चाहिए जिसकी परीक्षण विधि है, उपकरण है और फलांकन विधि है, मानक विधि है। ये मानक क्या है, निश्चित हो। ओके, इनके बाद हम देखते हैं मूल्यांकन की आपके तकनीक एवं साधन देखते हैं। मूल्यांकन के उपकरण टूल्स किसी नियत कार्य को करने का एक साधन है, जैसे कि दत्त कार्य, परियोजना कार्य, इकाई परीक्षण, प्रयोगशाला कार्य, क्षेत्र डायरी आदि मूल्यांकन के साधन है। ओके, मूल्यांकन की तकनीक और प्रविधि। टेक्निक्स एक व्यवस्थित तरीके से कुछ करने का तरीका, मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा, प्रेक्षण यानी कि अवलोकन, स्व आकलन, सह आपके आकलन आदि होते शामिल इसमें। संरचना या निर्माण के आधार पर हम देखते हैं, संरचना या निर्माण के आधार पर तो स्टैंडर्डाइज आपकी इवैल्यूएशन टूल, प्रमापीकृत मानकीकृत मूल्यांकन तकनीक। इस मूल्यांकन तकनीक का निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है और ये तकनीक आधारित होने के कारण अधिक विश्वसनीयता तथा निष्पक्ष होता है। इसमें सूचनाएं इस स्वरूप में एकत्रित की जाती हैं कि सभी कार्यकर्ता उन सूचनाओं का एक जैसा अर्थ लगाए। प्रमापीकृत या मानकीकृत मूल्यांकन तकनीक वह होती है। इस मूल्यांकन तकनीक का निर्माण देखो वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर होता है और जब वैज्ञानिकता शामिल हो जाती है तब उसमें आपके तकनीकी आधारित होने के कारण अधिक विश्वसनीय और निष्पक्ष होता है। इसमें सूचनाएं इस स्वरूप में एकत्रित की जाती हैं कि सभी कार्यकर्ता उन सूचनाओं का क्या है, एक जैसा अर्थ लगाए, तभी वो चीज क्या वैज्ञानिक है, प्रमापीकृत है, मानकीकृत है। क्रोन बेक कहते हैं एक प्रमापीकृत परीक्षण वह होता है जिसमें उसे लेने की प्रक्रिया, परीक्षण सामग्री तथा अंकन विधि इस तरह निश्चित कर ली जाती है कि उसे इसी रूप में आप अलग अलग समय अलग अलग स्थानों पर क्या है उपयोग में लाया जा सकता है। ये कौन कहते हैं, आपके क्रोन बेक कहते हैं कि प्रमाणीकृत परीक्षण वही होगा, उसे देने की प्रक्रिया, परीक्षण सामग्री, अंकन विधि इस तरह निश्चित कर ली जाए, सारी चीज़ों का निश्चय हो जाए, उसे इसी रूप में आप अलग अलग समय पे अलग अलग स्थानों पर उपयोग में लाया जा सकता है। तो यही प्रमाणीकृत है, यही मानकीकृत है।
इस परीक्षण में परीक्षण के मानक क्या होंगे, परीक्षण कैसे लिया जाएगा, परीक्षण का समय क्या होगा, अंकन की प्रक्रिया, सब कुछ पहले से निश्चित कर ली जाती हैं और यह परीक्षण वैध व विश्वसनीय होता है। इसे किसी भी परिस्थिति में उपयोग में आपके लिया जा सकता है। प्रमाणीकृत परीक्षण सामान्यतः मानक संदर्भित परीक्षण होता है। किस संदर्भित? मानक संदर्भित परीक्षण होता है। उन्हें बड़े विद्यार्थियों के समूह के लिए तैयार किया जाता है और CCE मैनुअल के अनुसार बोध और अभिरुचि टेस्ट, रुचि और अध्ययन अभ्यास, इन्वेंटरी, अभिरुचि मान आदि मानकीकृत परीक्षण है। CCE मैनुअल के अनुसार क्या है? बोध और अभिरुचि जो टेस्ट है ये, रुचि और अध्ययन अभ्यास, ठीक है, इन्वेंटरी, अभिरुचि मान आदि क्या है? मानकीकृत परीक्षण है। ये बात याद रखना है। प्रमाणीकृत या शिक्षक निर्मित मूल्यांकन तकनीक, वह मूल्यांकन तकनीक जिसका चयन अवसर अनुरूप, समय से अनुरूप किया जाता है। किसी प्रकार के कोई मानक निर्धारित नहीं होते, इसमें जो विश्वसनीयता है इसकी कमी होती है। शिक्षक निर्मित परीक्षण भी कहा जाता है, जिन्हें शिक्षक निर्मित परीक्षण सामान्यतः मानदंड संदर्भित होते हैं। इन्हें आपके क्या है? शिक्षक के द्वारा पूर्व निर्धारित मानदंडों के अनुसार विद्यार्थियों की उपलब्धि मापने के लिए तैयार किया जाता है। इनमें विधियां देखें तो साक्षात विधि होगी, प्रश्नावली विधि होगी, साथ ही में आपके अवलोकन संचय आलेख पत्र होगा, समाज मिति हो गए, प्रगति आपके प्रतिवेदन, रेटिंग स्केल यानी कि निर्धारित मापनी, चेक लिस्ट, आकस्मिक निरीक्षण या अभिलेख जिसे आपके एनेक्डोटल कहते हैं, प्रेक्षण विद्या है, व्यक्ति या समूह प्रस्तुतिकरण है, केस स्टडी है, आत्मकथा है, ये सारे इसमें शामिल होंगे। मूल्यांकन के विभिन्न अगर उपकरण या साधन देखें, ये हमने संरचना के आधार पर हमने क्या तकनीक देख रहे थे, ठीक है ना। अब तकनीक के बाद आगे बढ़ते हुए अगर हम उपकरण और साधन देखें मूल्यांकन के, सबसे पहले आता है परीक्षण। विद्यार्थी की विषय विशेष में प्रगति उपलब्धि को मापने के लिए परीक्षण किए जाते हैं। ये 3 प्रकार के परीक्षण होते हैं। पूछे परीक्षण कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। कौन कौन से परीक्षण शामिल होते हैं? एक मौखिक है, तो एक है आपके लिखित, और एक आपके आता है प्रायोगिक, ठीक है। परीक्षा विद्यार्थी के विकास से संबंधित आंकड़े एकत्र करने की विधि होती है। प्रश्न पत्र जैसे यंत्र का इसका प्रयोग किया जाता है और हम पाठोनुप्रांत निरीक्षण कहते हैं, जिसे इंग्लैंड में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में सन 1702 में पहली बार लिखित परीक्षा का आपके प्रयोग किया गया। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में 1702 ईस्वी में, भारत में सन 1854 ईस्वी में वुड डिस्पैच के अनुसार की संस्तुति में आधार पर मुंबई, कोलकाता और मद्रास 3 विश्वविद्यालय में प्रवेश परीक्षा का प्रारंभ किया गया। सबसे पहले अगर इसके मौखिक परीक्षण को समझे तो ये परीक्षण सबसे प्राचीन है, आपके बहुत पहले समय से ये आपके परीक्षण चलता आ रहा है। दूसरी बात, इसकी सहायता से बच्चों की पठन, अर्थग्रहण, उच्चारण, श्रवण, भाषण, व्याकरण सम्मत भाषा का प्रयोग करने, अनुक्रिया करने, साक्षात करने की योग्यता का मापन किया जा सकता है। इन परीक्षाओं में मौखिक सवाल जवाब, आपके ओरल क्वेश्चन आंसरिंग होती है, वाद विवाद, डिबेट होती है, ड्रामा होते हैं आदि सम्मिलित होते हैं। इसका अधिकतर प्रयोग विद्यालय शिक्षा के निम्न स्तर लोअर लेवल पर किया जाता है। इसमें व्यक्तिनिष्ठता अधिक होने के कारण विश्वसनीयता और निष्पक्षता की कमी होती है। मौखिक परीक्षा में आपके व्यक्तिनिष्ठता की समस्या देखने को मिलती है। थारो थोपड़ो, थारो व्यवहार अगर माणसाने बढ़िया लाग्यो तो थारी बात ने एग्री करे, जेने के एरो शकले हागरी कोने काळो ओडो तू हाल, ठीक है ना। प्रायोगिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षण है। प्रायोगिक प्रविधियों का प्रयोग बच्चों के मनोशारीरिक गामक पक्ष के उद्देश्यों का मापन करने के लिए किया जाता है। इन परीक्षाओं में छात्रों के कुछ कार्य दे दिए जाते हैं और वे प्रयोगशाला में स्वयं प्रयोग आपके करके पूरा करते हैं। और ये परीक्षाएं क्रिया आधारित एक्टिविटी ओरिएंटेड होती है, जिससे छात्र स्वयं प्रयोग करके सीखते हैं। अतः ये परीक्षाएं करके सीखने, लर्निंग बाय डूइंग तथा अवलोकन द्वारा सीखने, लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। थर्ड बात है लिखित आपके जो परीक्षण है, जो सबसे विश्वसनीय है। परीक्षाएं लिखित रूप में आयोजित की जाती हैं और ये परीक्षाओं के छात्रों में से लिखित रूप में प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनके उत्तर छात्र उत्तर पुस्तिका आंसर शीट में लिखते हैं। और ये परीक्षाएं इकाई, साप्ताहिक, मासिक, त्रैमासिक, 6 मासिक, वार्षिक आदि परीक्षाओं के रूप में हो सकती हैं। अब देखो लिखित परीक्षा है ना, इस लिखित परीक्षा की आपकी क्या है
कुछ कुछ क्या है भाई साहब प्रकार देके। लिखित परीक्षा भाई साहब आपके, एक सेकंड थोड़ा सा यहाँ पर कुछ मैटर खराब हुआ है तो यहाँ पर सही करते हैं, ठीक है। लिखित परीक्षा प्रमुख रूप से दो टाइप्स आपके देखने को मिलेंगे, वो देखते हैं। एक है वस्तुनिष्ठ, एक हो गया वस्तुनिष्ठ, एक हो जाएगा आपके निबंधात्मक। क्या दिक्कत है आज, आज क्या रोज होती नहीं है तो। चलो देख लो फिर, यहाँ पर आपको वस्तुनिष्ठ और निबंधात्मक लिखित रूप में दो चीजें देखने को मिलती है परीक्षण में। निबंधात्मक तो आपके देख लो प्रश्न दे दिया, बहुत बड़ा आप उत्तर लिखोगे, सब्जेक्टिव कहते हैं उसे। वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न में आपके टू टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं रिकॉल के आधार पर, यानी कि प्रत्यास्मरण के आधार पर, ध्यान से पढ़ना, ये चीज क्वेश्चन में एग्जाम में आती है, ठीक है ना। तो प्रत्यास्मरण एक है प्रत्याभिज्ञान, ठीक है ना। अभिज्ञान सामने कोई चीज दे रखी होगी, आपको हिंट मिलता जाएगा, आप कर लोगे। रिकॉल होता है, प्रत्यास्मरण होता है, आपको याद होगी, उसी याद के आधार पर आप कर पाओगे। कोई चीज पाठ में हो गई, मोहन सोहन का खाली जगह था, भाई था, चाचा था, काका था, जो भी है आप उसको लाइन को रट के रखा है, याद है तो वही कर पाओगे। तो वो हो गई आपकी क्या भाई साहब, रिक्त स्थान पूर्ति या प्रत्यास्मरण। जो सामान्य प्रत्यास्मरण के रूप में क्वेश्चन पूछते हैं उसका जवाब दिया वन लाइनर का, आपके देश का नाम क्या है, आप उत्तर दे रहे हो भारत, ठीक है। ये प्रत्यास्मरण रिकॉल के आधार पर हो गया। एक रिकॉग्नाइजेशन में होता है जिन्हें प्रत्याभिज्ञान कहते हैं। ये आपके 5 देखने को मिलेगा। एक जैसे कि बहुविकल्पी हो गया, आपने कोई क्वेश्चन दिया, नीचे आपके दे रखा है कि आपने कोई प्रश्न पूछ लिया, भारत की राजधानी क्या है, ऑप्शन में आ गया आपके मुंबई, कलकत्ता, नई दिल्ली या फिर जयपुर। तो आप क्या दे रहे हैं, उसे विकल्प में से चुन रहे हैं, तो बहुविकल्पी हो गया वो। सत्य असत्य देख रहे हैं, जैसे कि आपने लिखा मेरे देश का नाम राजस्थान है, तो आप क्या कहोगे, सत्य है असत्य, उस हिसाब से देखोगे। मिलान कीजिए में देख सकते हो आप, मिलान कीजिए वाले क्वेश्चन आते हैं, ये भी आपके प्रत्याभिज्ञान में होते हैं। वर्गीकरण करना होता है, आपको अलग अलग क्लासिफिकेशन करना होता है कि निम्न में से अघोष शब्दों को छांटिए या फिर घोष शब्दों को छांटिए, ठीक है ना। ये सारे काम इसमें आते हैं, छांटिए। सादृश्य अनुभव होता है, यानी कि समान कैसे दिखते हैं, कोई आकृति है वो 4 आकृति दे रखी है, 3 आकृति समान कौन सी है, या 2 आकृति कौन से सिमिलर करती है, ये चीज़ आपको देखने को मिलती है। ये सारे प्रत्याभिज्ञान में है, प्रत्यास्मरण में बिल्कुल नहीं है। रिक्त स्थान पूर्ति है प्रत्यास्मरण में, ठीक है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न है ऐसे प्रश्न जिनके उत्तर अत्यंत सीमित और विकल्प प्रदान करने वाले होते हैं, जिनका उत्तर आपको निश्चित होता है और इसमें मूल्यांकन अध्यापक की व्यक्ति निष्ठा से प्रभावित नहीं होता, निष्पक्ष होता है, क्योंकि उसमें तो सारे उत्तर है तो है, बस शकल दे के आप टीका नहीं निकाल सकते। फिर वस्तुनिष्ठता के देखो प्रत्यास्मरण रूप है, अपने स्मरण के आधार पर उत्तर देने होते हैं। 2 प्रकार के होते हैं, साधारण प्रत्यास्मरण और रिक्त स्थान पूर्ति, ठीक है। संक्षिप्त और वस्तुनिष्ठ उत्तर देने होते हैं। गोदान का रचयिता कौन है, रिक्त स्थान पूर्ति करना, जैसे हिंदी उपन्यास जगत में प्रेमचंद को खाली जगह के नाम से विभूषित किया जाता है। प्रत्याभिज्ञान हो गया, रिकॉग्नाइजेशन टाइप हो गया, इसमें आपके अधिक संभावित उत्तर दिए जाते हैं, छात्र उनमें से पहचान कर उत्तर देता है। एकांतरिक अनुक्रिया या प्रत्युत्तर परीक्षण, सत्य सत्य भी कहते हैं। ये एकांतर अनुक्रिया प्रत्युत्तर परीक्षण, ये याद रखना, सत्य असत्य, ठीक है ना। तुलसीदास की रचनाएं केवल ब्रजभाषा में थी, ये सत्य और असत्य छांटिए। बहुविकल्प हमने देखे, मिलान कीजिए हमने देखा, एक स्तंभ से द्वितीय आपके स्तंभ से मिलाना, वर्गीकरण करना हमने देखा, ऐसे शब्द को चुनना है, कोई इनमें से असंगत कौन सा है, वसुधा, अचला, वसुंधरा, भूधरा या धरा, ठीक है ना। ऐसे सादृश्य अनुभव देखे थे, जिसमें एनालॉजी कहते हैं, जिसे एनालॉजी, ये ऐसे प्रश्नों में आपकी 2 समान परिस्थितियों में दी जाती है। पहली परिस्थिति पूर्ण जबकि दूसरी अपूर्ण होती है। पहली परिस्थिति के आधार पर संबंध स्थापित करने के दूसरी पूर्ति की जाती है, ठीक है ना, ये बात है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण के गुण और कुछ दोष देखते हैं, ये बात है। तो वस्तुनिष्ठ परीक्षण के सबसे पहले गुण देखें तो इन परीक्षण में आपके
उत्तर संक्षिप्त एवं स्पष्ट होता है और ये निष्पक्ष होते हैं। परीक्षण की आपकी व्यक्तिनिष्ठता का प्रभाव बिल्कुल नहीं पड़ता है। तो ये संक्षिप्त होते हैं, स्पष्ट होते हैं, निष्पक्ष होते हैं। प्रश्नों की संख्या अधिक होती है, ये परीक्षाएं अधिक व्यापक होती हैं और पाठ्यक्रम के अधिकांश भाग का परीक्षण संभव होता है। परीक्षा का आयोजन आसान और समय की बचत होती है। शीघ्रता और सुगमता इसके अंकन होता है। विभेदीकरण होती है। तीव्र, मंद और कुशाग्र बुद्धि इस बच्चों के आसानी से विभेद किया जा सकता है। विश्वसनीय है, वेद है और निष्पक्ष होती हैं, लेकिन कुछ दोष भी हैं। ये दोष है कि परीक्षा निर्माण कार्य करना कठिन और समय साध्य होता है। भाषा संबंधी जो कमजोरी है उसे पता नहीं चलता, बस गोले भर के आ जाता बच्चा तो ठीक है। विषय वस्तु का गहराई से अध्ययन नहीं करते। जो चीज़ हमें मिल्की वे चाहिए, 4 ऑप्शन दे रहे हैं, तुक्के मार सकता है, तो अभिव्यक्ति का पता नहीं चलता, अनुमान किया कर सकता है, आधार पर उत्तर दे सकता है। परीक्षण विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालता। यह परीक्षण विद्यार्थी के व्यक्तित्व पर कोई प्रकाश नहीं डालता और विद्यार्थी की मौलिकता का विकास नहीं होता है। वस्तुनिष्ठ परीक्षण की निर्माण की विधि देखें तो देखो, स्टैनले और रोस अनुसार वस्तुनिष्ठ परीक्षण या परीक्षा के निर्माण में 4 सोपानों का अनुकरण किया जाता है। निर्माण के स्टेप्स सोपान, सबसे पहले प्लानिंग की जाती है। सबसे पहले क्या प्लानिंग, नियोजन किया जाता है। प्लानिंग को क्या कहते हैं, नियोजन। ये स्टैनले अपने और रोस के अनुसार देख रहे हैं। फिर पदों की रचना, प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स की जाती हैं और इसके बाद टेस्टिंग ऑफ टेस्ट, परीक्षण की जांच की जाती है और अंत में मूल्यांकन करना काम आता है। इवोल्यूशन सबसे लास्ट में काम आता है। ये वस्तुनिष्ठ परीक्षण के निर्माण के सोपान है। सबसे पहले आप प्लानिंग करोगे, फिर प्रिपरेशन ऑफ आइटम्स, फिर टेस्टिंग ऑफ टेस्ट एंड लास्ट में इवोल्यूशन करोगे। अगला है हमारा सब्जेक्टिव परीक्षाएं, निबंधात्मक परीक्षाएं। इसमें परीक्षार्थी प्रश्न का उत्तर विस्तार से देता है। उत्तर की सामान्यतः कोई सीमा निर्धारित नहीं होती। इन्हें परंपरागत या रूढ़िवादी परीक्षा के नाम से भी जानते हैं। इन परीक्षाओं में विद्यार्थी आपके उपलब्धि के साथ उसकी अभिव्यक्ति करने की क्षमता, रचनात्मकता, लेखन क्षमता, रुचि, अभिवृत्ति, कुशलता आदि का सटीकता से मूल्यांकन किया जा सकता है। इसके कुछ अपने गुण हैं, कुछ दोष है। गुण सबसे पहले देखें तो इसका निर्माण कार्य सरल होता है और समय और श्रम की क्या है, बचत होती है। बस 5 क्वेश्चन फटाक से लिखे, बड़े वाले या बच्चे जाने, बच्चों का काम जाने। मौलिकता, रचनात्मकता और विचारों की अभिव्यक्ति का परीक्षण संभव हो पाता है। इसमें विचार हैं वो अपने मौलिकता से लिख सकते हैं कोई चीज़, जैसे कि आप कालिदास के बारे में क्या जानते हैं तो आप कालिदास के बारे में अपनी जानकारी लिखोगे जो मन में आ रही है, ठीक है ना। व्यक्तित्व पर प्रकाश डालता है। व्यक्तित्व के सभी पक्षों का मापन संभव होता है। उच्च मानसिक क्षमता का मापन होता है। लेखन कौशल, भाषा की शैली, व्याकरण संबंध ज्ञान का परीक्षण होता है। आलोचनात्मक चिंतन पर बल देता है। निबंधात्मक परीक्षाएं के दोष हैं, रटने की प्रवृत्ति पर बल, उत्तर की अनिश्चितता होती है, मानक स्थापित नहीं होते हैं, मूल्यांकन आपके आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अर्थात पक्षपात की संभावना, अतः वस्तुनिष्ठता की क्या होती है, कमी होती है। वस्तुनिष्ठता की कमी होती है, मूल्यांकन आत्मनिष्ठ और व्यक्तिनिष्ठ अर्थात पक्षपात की संभावना होती है। अपेक्षाकृत कम विश्वसनीय व वेद होते हैं। उद्देश्यों की अस्पष्टता होती है। कम वेद, अविश्वसनीय और वेद, उद्देश्य की अस्पष्टता, संपूर्ण पाठ्यक्रम से प्रश्नों का निर्माण नहीं किया जा सकता, कम व्यापक है। विषय संबंधी कमजोरी का पता नहीं चलता। विश्वसनीयता कम है क्योंकि बच्चे के क्या शकल देकर टीका निकालता है स्टूडेंट, वो क्या कहते हैं अपने शिक्षक, ठीक है ना। तो वस्तुनिष्ठता की कमी है। उत्तर की अनिश्चितता होती है। अब टीचर भी अलग अलग मानसिकता के होते हैं, कोई किसी की क्या विचार होगी, कोई किसी की क्या विचार होंगे, ठीक है ना। प्रश्नों के आप देखो, निबंधात्मक प्रश्नों के मूल्यांकन है तो 2 विधियों का प्रयोग किया जाता है। एक है बिंदु विधि, पॉइंटिंग मेथड कहते हैं। एक रेटिंग विधि, जिसे रेटिंग मेथड कहते हैं। देखो, इसे विश्लेषणात्मक विधि भी कहा जाता है बिंदु विधि को। इसमें एक आदर्श उत्तर, स्टैंडर्ड आंसर की तैयार की जाती है जिसमें आवश्यक बिंदु, की पॉइंट्स, विशेषताएं होती हैं। परीक्षक विद्यार्थी के उत्तर की विशेषता को उस आदर्श उत्तर कुंजी की विशेषता से मिलाते हुए प्रत्येक सही बिंदु के लिए अंक प्रदान करता है और यह विधि मूल्यांकन में वस्तुनिष्ठता को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त की जाती है। दूसरी रेटिंग मेथड है। इसमें समग्र आपकी अंकन विधि, होलिस्टिक स्कोरिंग मेथड भी कहा जाता है और ये परीक्षक पूरा उत्तर पढ़कर कुल मिलाकर उसकी गुणवत्ता के आधार पर अंक देता है। रेटिंग की बात यार लिखी है, 5 स्टार में से कितने 2 स्टार बात लिखी है, तो ये की बात लिखी है 5 स्टार, ठीक है। पोर्टफोलियो, परीक्षण के बाद बारी आती है पोर्टफोलियो की।
किसकी? पोर्टफोलियो की। देखो, पोर्टफोलियो होता है एक संचयी रिकॉर्ड फाइल होती है और विद्यार्थी के कार्य की नमूना कार्य पत्रक के साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है। जो विद्यार्थी के कार्य हैं उनको नमूना कार्य पत्रक होते हैं उनके साथ व्यवस्थित करके लगाया जाता है। इसे कक्षा में सुरक्षित रूप से आपके रखा जाता है, जिसमें फोटोग्राफ्स, चित्रकारी, श्रव्य दृश्य रिकॉर्ड्स, आत्म निर्धारण शीट, समकक्ष निर्धारण शीट, माता पिता निर्धारण शीट, सारे की चीज़ों का संग्रहण करके पोर्टफोलियो बनाया जाता है बच्चे का। पोर्टफोलियो का उपयोग अधिगम साक्ष्य को इकट्ठा करने और उनके अभिलेखित करने के निरीक्षण करने और प्रशासकों का एवं समाज को इन्हें संप्रेषित करने के तरीके के रूप में किया जा सकता है। विद्यार्थी इस प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल किया जा सकता है और इन्हें स्व आकलन, अपने कार्य पर चिंतन करने और अपने अधिगम लक्ष्य तक करने का अवसर देता है। ये विद्यार्थी के व्यवहार के सभी पक्षों के मूल्यांकन करने का क्या है? एक प्रभावी उपकरण है। ये प्रत्येक विद्यार्थी को अलग अलग व्यक्तिगत आपके फाइल होती है, क्योंकि अपने अपने सबकी पर्सनालिटी सारी की चीज़ें होती है, सबको एक करके रखना होता है। प्रत्येक विद्यार्थी के सीखने में हो रही परिवर्तन शिक्षक, अभिभावक और बच्चों और स्वयं देखने और समझने के लिए पोर्टफोलियो फाइल संधारित की जाती हैं। पोर्टफोलियो जो किसी व्यक्ति के कौशलों के प्रमाणों का संग्रह होता है और मूल्यांकन के उद्देश्य से पोर्टफोलियो छात्र के कार्य को एक सीमित संग्रह होता है जो शिक्षार्थी के सार्थक अधिगम प्रमाण प्रस्तुत करता है और एक अवधि के दौरान उनकी प्रगति के क्या है प्रदर्शित करता है। पोर्टफोलियो के लाभ देखे तो समस्या समाधान, विषयगत आपके थीमेटिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। समस्या समाधान या विषयगत थीमेटिक दृष्टिकोण को प्रोत्साहित करता है। ज्ञान और कौशल की क्या है अर्जन की प्रगति को दर्शाता है। छात्रों में अपनी जो अधिगम को संकलित करने और व्यवस्थित करने और उस पर चिंतन करने के प्रोत्साहित करता है। छात्रों को अपने जो अधिगम को संकलित करना, व्यवस्थित करने और उस पर क्या चिंतन करने पर प्रोत्साहित करता है। ज्ञान की बहुविधि प्रस्तुतिकरण के साधनों के लिए अवसर प्रदान करता है और गैर परंपरागत तथा भाषा निर्धारण से मुक्त माध्यमों के प्रदर्शन को प्रोत्साहित करता ही है। जो गैर परंपरागत और भाषा निर्भरता से मुक्त जो माध्यमों के प्रदर्शन को गया प्रोत्साहित करता ही है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन अपने कुछ विधियों से किया जा सकता है। एक आप स्व मूल्यांकन कर सकते हैं। पोर्टफोलियो पर आपके सम्मेलनों का संचालन है। पोर्टफोलियो का आकलन की जो प्रक्रिया में अभिभावकों की जो भागीदारी है ये सुनिश्चित की जा सकती है। पोर्टफोलियो का मूल्यांकन इन आधारों पर स्व मूल्यांकन, पोर्टफोलियो का सम्मेलनों का संचालन, अभिभावकों की भागीदारी। अगली है ऑब्जर्वेशन, प्रेक्षण या अवलोकन जो कह दो। प्राकृतिक स्थिति में एक विद्यार्थी का कक्षा में व कक्षा के बाहर व्यवहार में सूचना का एक तरह नहीं क्या कहलाता है भाई साहब? ये अवलोकन कहलाता है, ऑब्जर्वेशन कहलाता है, ये प्रेक्षण कहलाता है। अवलोकन के प्रकार है, एक तो वो स्वतः या बाह्य हो, नियोजित हो या अनियोजित हो, प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, सहभागी हो या असहभागी हो। प्रेक्षण को वस्तुनिष्ठ बनाने या व्यक्तिनिष्ठता या पक्षपात को कम करने के लिए प्रेक्षण अवलोकन सूची का उपयोग किया जा सकता है। सूची का जब इस्तेमाल करोगे थोड़ी वस्तुनिष्ठता बढ़ाती है और व्यक्तिनिष्ठता या पक्षपात को कम करती है। रेटिंग स्केल के बारे में बात करें। निर्धारण मापनी एक ऐसा उपकरण होता है जिसका उपयोग व्यक्ति, वस्तु, विचार या गुणों में निहित एक या बहुत से विशेषताओं के संदर्भ में उसकी श्रेणी, स्थान या मूल्य का निर्धारण करने के लिए किया जाता है। जिसका उपयोग क्या है? व्यक्ति हैं, वस्तु हैं, विचार हैं या गुणों में क्या है निहित एक या बहुत से विशेषताओं के संदर्भ में श्रेणी, स्थान और मूल्य का क्या है निर्धारित करने के लिए किया जाता है। इस विशेष क्षेत्र में उपस्थित गुणों की गहनता, इंटेंसिटी को या आवृत्ति को मापने का प्रयास किया जाता है। गिलफर्ड ने 6 प्रकार की आपके निर्धारण मापनी बताई। एक संख्यात्मक या आंकिक न्यूमेरिकल, एक है ग्राफिक, एक है परसेंटाइल, एक है स्टैंडर्डाइज मानक, एक है संचित बिंदु, एक है आपकी बाध्य चयन फोर्स्ड चॉइस। SS बार व्यानी के अनुसार निर्धारण वह शब्द है जिसे किसी परिस्थिति, पदार्थ या विशेषता के बारे में विचार या निर्णय अभिव्यक्त करने के लिए प्रयोग किया जाता है। विचार प्राय मूल्यों की मापनी पर आपकी क्या है अभिव्यक्त किए जाते हैं। निर्धारण मापनी वे साधन है जिनके द्वारा निर्णयों को मात्रात्मक रूप से प्रदान किया जाता है। कोई निर्णय है, इन निर्णयों के आधार पर क्या है इनका निर्धारण किया जाता है। ये बात याद रखना, मात्रात्मक रूप प्रदान किया जाता है। चेकलिस्ट, जांच सूची देखो। जांच सूची का प्रयोग विद्यार्थी की अभिवृत्ति, रुचि आदि भावनात्मक पक्ष के जांच के लिए किया जाता है कि बच्चा क्या सोचता है, किस में उसकी रुचि है, क्या वो फील करता है,
उपयोग वहाँ किया जाता है जहाँ उत्तर हाँ या नहीं में हो। आंसर इन यस एंड नो देन यूजेस ऑफ द चेकलिस्ट। तो जांच परिसूचियों को परीक्षण के लिए अथवा प्रश्न द्वारा सूचना एकत्रण अथवा दस्तावेज विश्लेषण के लिए उपयोग में किया जाता है। अर्थात जांच सूची आंकड़ों के रिकॉर्ड करने और दस्तावेजीकरण करने के लिए उपयोग एक उपकरण है, याद रखना इंपॉर्टेंट है। क्या आपको विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ या ना? क्या आपको मंच पर आकर बोलना अच्छा लगता है, हाँ कि ना? क्या आपको विशेष परिस्थिति में भाग लेना चाहिए चाहते हैं? इसके लाभ क्या हैं? क्रियान्वयन शीघ्र व सरल होता है, विशिष्ट उद्देश्यों के बारे में विशिष्ट सूचना मिलती है, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। एक तो सीमित सूचना मिलती है। भाई विज्ञान पढ़ना अच्छा लगता है, हाँ या नहीं तो बोल दिया। अगर नहीं बोल दिया तो क्यों अच्छी नहीं लगती ये तो बताओ। ठीक है, हर विद्यार्थी उत्तर को सूचित नहीं कर सकता, हर विद्यार्थी उत्तर को सूचित नहीं कर सकता। अब विज्ञान पढ़ने आगे लगे के घुमाट हार नार हूँ तो बीच में ही मरूँ, गीते आगे लाग जाए गीत को जिला जाए। एक वो तगड़ूड़ी विज्ञान में एक वो मस्त मस्त एक चैप्टर वो आवे जने पूछे मत जाना वही पढ़ दूँ और दूसरी आवे जन आगे मारोगे। उपाख्यान रिकॉर्ड, आकस्मिक निरीक्षण आलेख, घटनावृत्त, एनेक्डोटल रिकॉर्ड। क्या चीज़ है भाई उपाख्यान रिकॉर्ड, क्या आकस्मिक निरीक्षण आलेख है, क्या घटनावृत्त, ये सारी क्या चीज़ें हैं? देखो सबसे पहले तो इस चीज़ का अर्थ समझो कि एनेक्डोटल अर्थ क्या है, ये होता क्या है? तो ये संक्षिप्त घटनाएं या प्रसंग एपिसोड होता है। उपाख्यान रिकॉर्ड विद्यार्थी के जीवन के महत्वपूर्ण एपिसोड प्रसंग का एक रिकॉर्ड है जिसमें अवलोकित व्यवहार को रिकॉर्ड किया जाता है, जो विद्यार्थी के व्यक्तित्व के पहलुओं, आचरण है, चिंतन है, कौशल है, क्षमता पर प्रकाश डालता है। ये सार्थक घटनाओं का वस्तुनिष्ठ आपकी क्या है प्रस्तुतिकरण है। कोई चीज़ बैठा है, छात्र ऐसे ऐसे बैठा है, सारे छात्र खेल रहे हैं, वो बैठा है किताब लेकर, साइंस की मैं साइंस पढ़ रहा हूँ, बढ़िया सा वो चैप्टर लगा के पढ़ रहा हूँ। ठीक है, अर्थात एनेक्डोटल वे लिखा अभिलेख है जिन्हें शिक्षक के द्वारा शिक्षार्थी के बारे में तैयार किया जाता है, जिसमें सामान्यतः अवलोकन और कथात्मक विवरण सम्मिलित होते हैं। एक एपिसोड एक नैरेटिव देख लिया, उसके आधार पर लिख दिए। वस्तुनिष्ठ वर्णन में जब मैं कक्षा में गया भाई साहब तो मुझे प्रणाम किया विद्यार्थी ने, या मैंने विद्यार्थी को प्रणाम किया। विद्यार्थी करेगा, सभी प्रशंसित थे, पढ़ना नहीं चाहते थे, सब चाहते थे कि मज़े करें हम। मैं भी सहमत हो गया, चलो मज़े करो भाई, क्यों कांटो दुखावनो। मैंने उनके समूह में बांटा कि भाई ग्रुप हम बन जाओ, और उन समूह में खेल खेलने का। अचानक मैं देखी क्योंकि एक टिंगर बैठो, रमेश ना हो, विज्ञान की पुस्तक ले बैठो, पूर्ण रूप से अपने अध्ययन में लीन हो, बीच चैप्टर में तो लीन हुई है। और मैं बहुत जिज्ञासु और गयो और पूछो तू अपने मित्रों के साथ खेलने को नहीं? रमेश उत्तर दियो, मैं इन खेलों ने खेलना पसंद नहीं करूँ, मैं तो दूसरी खेल खेलूँ हैं। कहेंगे मुझे अपनी विज्ञान पुस्तकें पढ़ना पसंद है। अच्छा, तो मैं टिप्पणी लिखी कि भाई रमेश है एक बुद्धिमान लड़को तो है और छोरो वैज्ञानिक प्रकृति को था कि तो कांडकारी, किंतु सामाजिक कौशल में कमी है। क्यों? कि टाबरिया रमेर बहुत चौधराट करे, लेवड़ू किताब डी हाँ दूजुड़िया और माइनस करे, पर दूसरों के साथ मेल जोल पसंद नहीं करता, एक एकल खोरी आदमी है वो तो। वह विज्ञान को गहराई से पढ़ना है और बहुत अधिक चिंतन करना पसंद करता है। और आर्थर पे जोन्स के शब्दों में किसी घटना का मौके पर वर्णन जिसे महत्वपूर्ण समझकर निरीक्षण और रिकॉर्ड किया जाए, इन रिकॉर्डों के एकत्रित कर लिया जाए और इसे आकस्मिक निरीक्षण आलेख कहा जाता है। जैसे कोई घटना देखी, उस घटना को मैंने कॉपी में उतार लिया, ये टिप्पणी कर दी, यही अपना क्या था जो अभी हमने रामकथा पढ़ी ये थी। जनरल लेखन, जनरल राइटिंग का ही है। जनरल लेखन एक विद्यार्थी की डायरी के समान हो सकता है जिसमें वह अपने कार्य तथा दिन प्रतिदिन के अधिगम को विस्तृत रूप में लिख सकता है। यह शिक्षक को विद्यार्थी के अधिगम के विस्तार के आंकलन में सक्षम बना सकता है और ये विद्यार्थी को बेहतर अधिगम में सहायता दे सकता है। शिक्षक जनरल को एक खिड़की की तरह आपके मान सकता है जिसमें झांक कर देख सकते हैं कि विद्यार्थी जो कुछ सीख रहे हैं उसके बारे में वे क्या सोच रहे हैं। यह विद्यार्थियों की अधिगम, कठिनाइयाँ, भ्रांतियाँ और सहज संकल्पनाओं, शक्तियों, चुनौतियों, स्व आंकलन के बारे में एक महत्वपूर्ण सूचना स्रोत है। कुल मिला टाबर रमोइनो टाबर बात डाउनलोड स्रोत है। समाज में थी सोशियोमेट्री क्या है भाई साहब? ये प्रतिपादन कौन है? सबसे पहले तो ये देखो,
एक जे एल मोरिनो बन गयो। मैंने कहा चुगलिया पसंद घनी है, बस चुगलिया जार पूछो गया और टाबर कड़ा हो गया। व्यक्तियों के सामाजिक संबंधों के जानने के लिए समूह में उस व्यक्ति के प्रति सभी व्यक्तियों की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। गया पूछो गो तनो छोरो कड़ा लागे के लागे पढ़ने में को रह के अड्डा फोड़ है और सिर्फ विज्ञान को एक ही चैप्टर पढ़ते रह गए। अच्छा दुजुड़ी गल गया, दुजुड़ी हो गया, नहीं 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 आओ तो जमा डफोड़ है। हेलो तिजुड़ी गल गया, नहीं नहीं वो तो राजा बाबू है। की करेगा नहीं बस विश्लेषण कर अगला बिंदु आगो कि कण के बात गई है, खैर रिश्तेदार के बारे में के बात गई है, पड़ोसी वैसे ज़्यादा होनी नहीं। हाँ पर आपको व्यक्ति की प्रतिक्रिया का विश्लेषण किया जाता है। उसके बाद समूह में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और महत्वहीन व्यक्तियों को चिंतन किया जाता है। खेव कामरो है, खेव नहीं है, ठीक है। समाजविधि व्यक्तित्व मापन का सर्वाधिक उपयुक्त विधि है। ये एक एग्जाम में आने लायक बात है। शिक्षक समाजविधि द्वारा अपनी कक्षा में सामाजिक ऋतु सरलतापूर्वक आपके जान सकता है, जो कि प्रत्येक विद्यार्थी की सीखने की गति को प्रभावित करती है। यदि कक्षा में स्वस्थ सामाजिक ऋतु विद्यमान हो तो सीखने के लिए उपयुक्त आपके परिस्थिति का निर्माण करना सहज और स्वाभाविक होता है। फिर है संचयी अभिलेख। संचयी अभिलेख में संचित अभिलेख शब्द उन सभी प्रकार के अभिलेखों के लिए प्रयोग किया जाता है जिनमें किसी विद्यार्थी के बारे में कई वर्ष तक लाभदायक और विश्वसनीय जो सूचनाएं हैं वो इकट्ठी करते हैं, एकत्रित करते हैं, तो उसे क्या कहते हैं, संचय करने कहते हैं। तो ये संचयी अभिलेख होते हैं। व्यवस्था होती है ताकि विद्यालय में रहते हुए, विद्यालय छोड़ते हुए उसकी शैक्षणिक और व्यावसायिक व्यक्तित्व जो समस्याएं हैं कि समाधान में सहायता की जा सके। और संचित अभिलेख पत्र के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं व्यक्तिगत आंकड़े कार्ड या स्थायी आंकड़े कार्ड या संग्रहित अभिलेख पत्र। छात्र के व्यवहार में परिवर्तन करने हेतु शिक्षक को छात्र के संचयी अभिलेख की जानकारी आवश्यक है, ताकि उसके छात्र के व्यवहार के जो परिवर्तन है उसके व्यवहार को परिवर्तन करने के लिए जरूरी है कि छात्र की जो संचयी अभिलेख है वो शिक्षक के पास हो, वो जानकारी उसके पास हो। संचित अभिलेख प्रत्येक शिक्षार्थी के विद्यालय में प्रवेश लेते ही बढ़ना शुरू कर देना चाहिए तथा जब तक विद्यार्थी विद्यालय में अध्ययन कर रहा है तब तक इसमें शिक्षार्थी के व्यवहार संबंधी जो सूचनाएं हैं ये निरंतर अंकित की जाती रहनी चाहिए। राइट स्टोन के अनुसार देखें तो संचित अभिलेख विद्यार्थी के निर्देशन के लिए आवश्यक सूचनाएं लिखने, फाइल बनाने और उसे प्रयोग करने की विधि है। और यह प्रत्येक विद्यार्थी के शैक्षिक, मानसिक और शारीरिक, सामाजिक और संवेगात्मक विकास की संचित व्यक्तिगत आपके तालिकाएं हैं राइट स्टोन के अनुसार। अगली देखिए अपने नियत कार्यदत्त कार्य कहे असाइनमेंट कहते हैं। ये विषय वस्तु आधारित कार्य हैं जिन्हें कक्षा कार्य अथवा गृह कार्य के रूप में पूरे किए जाते हैं। ये संरचित और आपके असंरचित मुक्त प्रकार के हो सकते हैं। ये कुछ नियत कार्य पाठ्य पुस्तक से बाहरी प्रसंगों पर आधारित हो सकते हैं। इंटरव्यू साक्षात्कार के बारे में अगर देखें तो साक्षात्कार के प्रयोग अभ्यर्थी के प्रश्न पूछे जाते हैं। साक्षात्कार में प्रयोगकर्ता होता है ये अभ्यर्थी से प्रश्न पूछता है और उत्तर देते समय प्राप्त उत्तर की प्रकृति के अतिरिक्त अभ्यर्थी के जो हाव भाव हैं, व्यवहार है, उनका भी आकलन करता है। साक्षात्कार के प्रकार है एक संचित और असंरचित, आपके अर्धसंरचित साक्षात्कार हो गया, एक हो गया बाह्य, एक आंतरिक, एक व्यक्तिगत, एक सामूहिक, एक चयन, शोध और सर्वेक्षण साक्षात्कार। यहाँ पर सूचना, निदानात्मक, परामर्श और उपचारात्मक साक्षात्कार भी किए जाते हैं। प्रश्नावली देखें तो इस प्रविधि की लिखित साक्षात्कार की संज्ञा दी जाती है। मूल्यांकन में प्रश्नावली का विशेष महत्व है और एक ऐसी सूची या प्रपत्र होता है जिसमें अनेक व्यक्ति अपना मत प्रस्तुत करते हैं और प्रश्नावली को प्रश्नों की एक समूह या सूची के रूप में भी किया जा सकता है। इसमें प्रश्नों का उत्तर सूचनादाता स्वयं भरता है और इसके अंतर्गत ऐसे प्रश्नों का समायोजन किया जाता है जिसमें उत्तर सूचनादाताओं के द्वारा बिना किसी संकोच के दिया जा सके। 2 आधार हो सकते हैं, प्रश्नों की रचना के आधार पर संरचित है और असंरचित।
प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर होगा, एक जो खुली प्रश्नावली होगी, बंद प्रश्नावली होगी, मिश्रित प्रश्नावली होगी और चित्रमय प्रश्नावली होगी इसमें शामिल। अगली है अध्यापक की योजना डायरी है, रचनात्मक आकलन कहते हैं जिसे। अध्यापक योजना डायरी एक ऐसा दस्तावेज है जिसमें प्रत्येक कक्षा से संबंधित प्रत्येक विषय के लिए आपके शिक्षण आकलनकारी योजना, समीक्षा और रचनात्मक आकलन चेकलिस्ट को सम्मिलित किया जाता है। प्रत्येक सत्र के लिए अध्यापक की योजना डायरी का आपके प्रावधान रखा जाता है। विषयवार अलग अलग डायरी रखी जाती है और प्राथमिक स्तर पर डायरिया की संख्या होती है कुल 7। अध्यापक योजना डायरी सीखने सिखाने की प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन उपकरण है जिसमें बच्चों के इच्छानुरूप शिक्षण की योजनाएं बनाई जाती हैं और फीडबैक के आधार पर आवश्यकता अनुसार उसमें बदलाव भी किया जाता है। ये एक महत्वपूर्ण बात इससे निकल के आती है। आगे की जो रामकथा है ये हम अगली कक्षा में देखेंगे। रूबिक्स से स्टार्ट करेंगे और रूबिक्स के बारे में काफ़ी चीज़ें पढ़ेंगे और उसके बाद अपने उपलब्धि परीक्षण, निष्पत्ति परीक्षण और संप्राप्ति जो परीक्षण है इसे ही आगे कंटिन्यू करेंगे। बस इस कक्षा में इतना ही, मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।